Hello viewers, I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss our favorite or our ongoing topic, which is Gauss law. Basically, uh, having some knowledge about charge distribution, definition of Gauss law, and flux, how flux is related in uh, with electric field and charge. तो इन सब इंफॉर्मेशन के साथ with these information we can proceed further टूवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ बेसिकली। और गोस लॉ के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैं चाहूंगा कि उससे पहले उन प्रॉपर्टीज या उन बातों के बारे में बात कर ली जाए। तो गोस लॉ बेसिकली हमने क्या कहा, तो इस चीज के बारे में समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? गोस लॉज प्रॉपर्टीज। देखते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या गोस लॉ की प्रॉपर्टीज, क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इसका वर्ड कुछ भी हो सकता है और अलग से, लेकिन हमें यह बात समझनी है। आपके पास एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस लिया और उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका यहाँ रखा हुआ प्लस के 5 कूलम, यहाँ रखा हुआ है माइनस के 3 कूलम। आपसे बेसिकली पूछा गया कि इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इस बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो टोटल नेट चार्ज कितना इनक्लोज है? 5 माइनस 3 यानी कि 2 कूलम का टोटल क्यूब एनक्लोज, जिसको हम लोग बोलते थे। फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी को ध्यान नहीं है तो। 5 टोटल फ्लक्स आउट ऑफ दिस सरफेस, कितनी टोटल फ्लक्स निकलेगी, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही होंगी या इसमें आ रही होंगी। तो टोटल फ्लक्स जो थ्रू दिस सरफेस कितना होगा? क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैक्यूम में रखा हुआ है, तो हम एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। एरिया वैक्यूम में ही मान के चलते हैं इसको। दूसरा, टोटल फ्लक्स निकालने का एक तरीका और भी है इस सरफेस के लिए। वो क्या है कि आप इस पूरे के पूरे सरफेस को, क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट करना है। कैसे? E डॉट ds को। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ये हमें डिटेल में समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो जो थोड़ी बहुत मुश्किलें इसके बारे में रहती हैं वो आपकी सोल्व हो जाएंगी इससे। पहली बात, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड वो कितना है? 5 माइनस 3 यानी कि 2 कूलम प्लस के 2 कूलम। तो टोटल चार्ज इनक्लोज ये आ गया आपके पास। यहाँ पर तो टोटल फ्लक्स कितनी आएगी आपकी? 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट आपकी फ्लक्स आ जाएगी। 5 विल बी इक्वल टू 2 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी टोटल फ्लक्स आ गई है। यहां से आपने फ्लक्स निकाल लिया। दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे के पूरे सरफेस में, ये कैसा भी सरफेस हो, चाहे ये सर्कुलर हो, मान लेते हैं कि इसकी बजाय हमने ये लिया होता 5 कूलम और माइनस के 3 कूलम, और हमने कुछ सरफेस स्केल ले लिया होता, उसमें से भी फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स चाहे कैसा भी सरफेस हो, जितना टोटल चार्ज इनक्लोज है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी। सरफेस आपने भले ही ऐसा लिया हो, स्केयर ले लिया हो, सर्कल ले लिया हो, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए। हमेशा आपका क्या रहेगा? टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगी? जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। अच्छा, अब अगर कोई चार्ज रखा होता बाहर, यहाँ पर रखा होता 2 कूलम का चार्ज, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ता? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बाहर के रखे हुए चार्ज से। अब भी अगर आपसे पूछे कि टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितना निकल रहा होगा, तो आप क्या कहोगे? 5 माइनस 3 यानी कि 2 कूलम का चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इसका कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा और आपके पास फिर से फ्लक्स की वही वैल्यू आएगी। तो बाहर भी रखा हुआ चार्ज, उसका कोई भी वैल्यू या कोई उसका एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं एडिशन होगा, इसके बारे में बात समझते हैं। यहां से देखिए, आपकी मान लेते हैं 3 लाइन ऑफ फ्लक्स निकल रही है, 4 निकल रही है, 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में, इस सरफेस की तरफ आई। इन 4 लाइन ऑफ फोर्सेस ने इसके अंदर एंट्री की है, पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इन्हें एंट्री की, लेकिन ये क्या हुआ, इस सरफेस से इस एंड से बाहर भी निकल गई। तो जितनी फ्लक्स इस चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आई उतनी ही बाहर निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो नेट इफेक्ट है, जितनी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं उतनी ही अंदर आ रही हैं, या फिर जितनी अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। तो इसका नेट इफेक्ट क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन, टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से निकल रही होंगी उस पर इसका कोई भी असर नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ रीजनिंग ये दी जा रही है
कि बाहर से आने वाला कोई भी चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन होगा वो जितना इनसाइड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा, तो इसलिए इसका कोई भी यूटिलिटी नहीं बन पा रही है। पहली बात ये समझ में आए। अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब आपने क्या किया, जो कंफ्यूजन का काम है, देखिए कंफ्यूजन का काम में क्या है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आपने यहाँ पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया और उसके आसपास एक स्फीयर इमेजिन कर लिया गोस, जिसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझना, यहां से आपने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया एरिया ds, कितना सा आपने छोटा टुकड़ा ले लिया, ये आप बॉल की तरह समझना, आपको ये बॉल है, बॉल पे आपने छोटा सा हिस्सा एक एरिया एज्यूम कर लिया ds, ठीक है। इसमें से ये एरिया आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, अगर आई होप कि मेरी ड्राइंग अगर सही बन रही है, तो आपने तरबूज जैसे काटा तो उस तरीके से तरबूज से जैसे छोटा टुकड़ा निकाला तो आपका एरिया कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली हर तरीके से हर तरफ निकलेंगे ऐसे। ये किसके अलोंग होंगी, ये जो लाइंस हैं ये होंगी अलोंग रेडियस। ये किसके अलोंग होंगी, अलोंग रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपने यहां पर देख लिया, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी ई की डायरेक्शन अलोंग दी रेडियस, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात है, आपको एरिया वेक्टर निकालना है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर्टिकुलर सरफेस पे देखोगे कहीं भी आप उठाओगे तो नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। नॉर्मल टू दी सरफेस क्या है, एक स्फीयर के केस में रेडियस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ स्फीयर होगी, मतलब ये जो बाहर का जो एरिया या जो भी इसका स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हमेशा रेडियस क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी स्फीयर के केस में। अगर ये आपने स्फीयर लिया है तो इसकी जो रेडियस है वो हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगी। तो हमारे पास अगर देखें ध्यान से तो एरिया की डायरेक्शन भी क्या आएगी इस केस में, पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है या जो रेडियस की डायरेक्शन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों ही एक ही सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ये बात यहाँ तक आपको समझ में मैथमेटिकली आ गई होगी कि एरिया की डायरेक्शन। तो अब हमारे पास क्या है, जो ds हमने छोटा सा एरिया दिया है उसको हमने इस इंटीग्रेशन में पुट करके इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर जो फैक्ट है वो ये, इंटीग्रेशन आप कुछ कंडीशन में ही इजीली सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल तो गॉस लॉ हर जगह है, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि ये इजीली सोल्व हो सके। तो इजीली सोल्व होने की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या तो ये ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। ई इंटीग्रेशन से बाहर कब आएगा, आपको ये बात समझनी है। आपने कोई सरफेस ऐसा अज्यूम किया है जिसके हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम है। अब आपने एक सरफेस अज्यूम कर लिया, बीच में सेंटर में रखा हुआ आपका क्यू, आपने देखा कि ये तो यार सरफेस सिमेट्रिकल है इस सेंटर के अबाउट, तो यहाँ इस चार्ज की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा, तो हर जगह इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पे ले लूं मैं इस स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, जो वैल्यू चाहे कुछ भी है इसकी, चाहे 2 न्यूटन पर कूलम है, चाहे कुछ भी इसकी वैल्यू है, मेरा ई की वैल्यू सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो ई जो है आपका कांस्टेंट है, ई क्या है इस केस में, कांस्टेंट है, पहली बात, ठीक है। अब बात करते हैं ds की। ds तो आपकी चॉइस है, आपने कहा कि मैं एक सेम टाइप का एरिया ले लेता हूं, मान लेते हैं, तो ds आपने एक छोटा सा एरिया यहां अज्यूम कर लिया और जितना भी ये सरफेस है उसको ऐसे ही सेम साइज के टुकड़ों में आपने टुकड़े तोड़ दिए कि यहाँ छोटा सा ले लिया, यहाँ छोटा सा, इन सबसे मिलकर के क्या बना हुआ है, ये आपका पूरा स्फीयर बना हुआ है। मतलब जैसे आपने छोटा टुकड़ा तरबूज का काट लिया, ऐसे ही सारे छोटे छोटे सेम टाइप के सेम साइज के टुकड़े आप काटते चले जाओ और उनको अगर आप धीरे धीरे वापसी रखोगे तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, तरबूज या वो स्फीयर मिल जाएगा दोबारा। तो इस तरीके से आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। तो अब बात करते हैं ds की। ds क्या है, छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है।
अब हमें इस छोटे से टुकड़े के बारे में पता है कि ये जो टुकड़ा है वो मैंने मान लेते हैं यहाँ पर लिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन है और ई की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो मैं जब इसको खोलूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई ds कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा मेरे को मिल गया, थीटा कितना है 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। या फिर 180 होता, अगर ये इस तरफ आ रहा होता, नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरफ डायरेक्शन होती, तो 180 का या तो 0 का एंगल होगा या कितने का होगा स्फीयर के केस में, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ चार्ज, नेचर क्या है या पोलैरिटी ऑफ चार्ज, आपके पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ई ds कोस थीटा कितना आ गया आपके पास 0। तो ये फॉर्मेट आपका, ये अंदर वाला क्या बन गया, ई ds कोस 0 कितना होता है 1। तो आप इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से देखिए, अभी आपके पास क्लोज सरफेस है, ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो आपके पास क्या रहेगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन किसका करना है, ds का। इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आपको ये सारे टुकड़े जोड़ देने हैं और उस टुकड़े जोड़ने के बाद जो भी क्वांटिटी आई है वो आपको मेजर करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी आई है। अब आपको पता है कि अगर आप इस एरिया के सारे टुकड़े जोड़ दोगे तो जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है वही तो इसका, इन सारे टुकड़े जोड़ने के बाद एरिया आएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है स्फीयर के, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस अगर आपको गिवन है तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो आप इस डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ई इंटू फाई की टोटल वैल्यू ये आ गई है। अब बात करते हैं इससे आगे की, ये फाई की वैल्यू एक तो ये आ गई है, और एक आपको पता है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज रखा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, वो है आपका Q। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गई आपकी Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई आपकी वैल्यू, जो है फ्लक्स की दूसरे टाइप से निकालोगे तो चार्ज इनक्लोज की बात करते हैं। तो फ्लक्स की दो जगह से वैल्यू निकल के आई, एक तरफ मैंने इस इंटीग्रेशन का यूज करके वैल्यू निकाली, एक तरफ मैंने इसका डायरेक्टली चार्ज इनक्लोज का इस्तेमाल करते हुए मैंने वैल्यू निकाली। तो मेरे पास E की वैल्यू कितनी आ गई है, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो ये वैल्यू निकल करके आई है, ये हमने कूलम लॉ से भी निकाली थी, वो भी सेम ही आई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही जो लॉ हैं एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। कूलम लॉ ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, गॉस लॉ ने उसको एक अलग तरीके से प्रूव कर दिया है कि हाँ जी देखिए, आपका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से गॉस लॉ की दूसरी बात सीखनी थी। अब यहाँ हाँ जो मुद्दा था उसके बारे में बात करते हैं। ये हमने निकाला क्योंकि सरफेस हमने बड़ा सिमेट्रिकल लिया है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमारे पास तभी इसको एप्लीकेबल करने की आसानी रहेगी। वैसे तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन आसानी इसी केस में रहेगी। किस कैसे केस में रहेगी, जब हम सिमेट्रिकल सरफेस होगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगा या क्लोज सरफेस होगा, तो हमारे पास ये लगाने की आसानी होती है। सिमेट्रिकल में क्या आसानी होती है, मुद्दा यहाँ पर ये आता है। सिमेट्रिकल में देखिए आसानी क्या होती है, जब आपने सिमेट्रिकल लिया तो उस केस में पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, आइदर E कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, या तो कांस्टेंट होगा E पहला पॉइंट, या फिर टुकड़ों में कांस्टेंट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये E रहेगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये रहेगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये रहेगा। तो इस तरीके से यह टुकड़ों में हो सकता है। तो हमें पता होगा टुकड़ों में हो सकता है, ये हमें बात यहाँ से, तो सिमेट्रिकल सरफेस का ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल सरफेस के केस में अक्सर जहां पर ऐसा हो सके, इफ it is possible to determine angle between E and ds vector,
इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना अगर आसान है तो भी हम लोग इस कहीं ना कहीं इस हमारे इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ई डॉट डी एस को कन्वर्ट करना है किसमें, ई डी एस कोस थीटा। अगर हमें एंगल पता है किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में तो वहां का हम लोग, और ई की वैल्यू अगर कुछ आइडिया हमें लग रहा है तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो एरिया कितना होगा, तो उसके हिसाब से इस इंटीग्रेशन को मैनेज करना आसान हो सकता है। तीसरी बात है कि एरिया निकालना उसका आसान होना चाहिए, एरिया कैलकुलेशन शुड बी इजी, मतलब ऐसा सरफेस होना चाहिए जो सिमेट्रिकल भी है, जिसका एरिया निकालना भी आपके लिए आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो गोस लॉ को लगाना आसान है, और वही चीजें हम लोगों को सीखनी है। कुछ पर्टिकुलर केसेस को लेकर के चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो काफ़ी इनोवेटिव और अच्छे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मामला ऐसे केसेस में ही चल पाएगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, बाकी हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज और बची हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लंबा लेक्चर नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।